गुड मॉर्निंग। कल अपने नाइट्रिक अम्ल करवाया था, उसमें अंतिम टॉपिक रह गया था वलय परीक्षण। इसको रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल में ही करना है आपको, और बोर्ड में एग्जामिनर पूछता है कि ये रिंग टेस्ट होता क्या है। तो ये वलय परीक्षण है, नाइट्रेट समूह के लिए होता है, नाइट्रेट मूलक होता है। कैसे करते हैं? एक परख नली में दिया गया मिश्रण, या आपको एक दो लवणों का मिश्रण देते हैं, उसमें 2 ऋणायन 2 धनायन का परीक्षण करना होता है। तो उसमें एक अगर नाइट्रेट है तो उसके लिए हम वलय परीक्षण करते हैं। वो कैसे करते हैं ये बताना है। बोर्ड में आ सकता है 2 नंबर का कि वलय परीक्षण क्या है। एक परख नली में सोडा निष्कर्ष, उस मिश्रण का हम सोडा निष्कर्ष बनाते हैं। सोडा निष्कर्ष में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से उसको उदासीन कर उसमें ताज़ा बना हुआ FeSO4 फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और परख नली की दीवार के सहारे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि परख नली में मध्य में एक वलय, भूरी वलय रिंग बनती है। यही क्या होता है? नाइट्रेट का वलय परीक्षण होता है। उसके बाद है फास्फोरस। नाइट्रोजन परिवार में अंतिम भाग रह गया अब फास्फोरस। जैसा कि हमने शुरू में बताया था प्राप्ति स्थान में कि फास्फोरस भी एक सक्रिय अधातु तत्व है। यह केवल सुप्त अवस्था में और चट्टानों में ही पाया जाता है। मैंने इसके आपको 3 ऐसक बताए थे। कौन कौन से? एक था राक फास्फेट, CA3PO4 का ऑल्टवाइस। दूसरा बताया मैंने फ्लोरेपेटाइट, CA3PO4 का ऑल्टवाइस CaF2, और तीसरा था क्लोरेपेटाइट। CA3PO4 का ऑल्टवाइस CaCl2। तो अगर पूछ ले कि फास्फोरस के 2 यौगिक बताइए जो चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये 3 यौगिक हैं। अब इसमें मुख्य बिंदु शुरू होता है अपर रूप, यानी फास अपर रूपता। क्या अपर रूपता? वैसे +1 में आपको बताया गया है। कार्बन के आपने क्रिस्टलीय रूप को अध्ययन किया है। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय में कोक, कोयला, चारकोल, गैस कार्बन, काजल आदि। तो जिस प्रकार कार्बन के अपर रूप ऐसे ही फास्फोरस के अपर रूप है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए अपर रूपता है क्या। समस्थानिक, समभारिक, अपर रूपता, ये तीनों मिलते जुलते से हैं। समस्थानिक एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और भार भिन्न हो। समभारिक भिन्न भिन्न तत्व, परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न। अपर रूपता
इसी संदर्भ में है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, यहाँ क्या है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण असमान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। इस गुण धर्म को अपर रूपता कहते हैं। तो यहाँ फास्फोरस के अपर रूप है हमारे पाठ्यक्रम में। तो पहला बिंदु है फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के मुख्य 3 अपर रूप है। कौन कौन से? श्वेत फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, और तीसरा है काला फास्फोरस। पहले लेते हैं श्वेत फास्फोरस। यानी मुख्यतः इसी रूप में फास्फोरस प्राप्त होता है। पहला है कैसे, इसको किससे प्राप्त करते हैं? राख फास्फेट से। बनाने की विधि, इसे राख फास्फेट और सिलिका के मिश्रण के साथ कार्बन मिलाकर विद्युत भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है। चूँकि यह अत्यंत क्रियाशील है, वायु के संपर्क में आते ही दीप्ति यानी प्रज्वलित हो जाता है, जलने लगता है। इसलिए इसको बनते ही तुरंत जल के अंदर डाल देते हैं ताकि जल में ये एविले होता है और इसकी क्रियाशीलता नहीं रहती है। तो आ जाता है कि श्वेत फास्फोरस को कैसे बनाते हैं। तो इसमें राख फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट क्या कहते हैं? राख फास्फेट, सिलिका SiO2, इसको विद्युत भट्टी में 1700 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो पहले बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, और एक बनता है कैल्शियम सिलिकेट। दूसरे चरण में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। ये इसकी अगर समीकरण आ जाए कि श्वेत फास्फोरस प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए, ये तो इसकी समीकरण है। उसके बाद में इसके गुण भी हमें मालूम होना चाहिए। इसमें नंबर 2, यह क्या होता है? मोम जैसा ठोस और मुलायम। मोम जैसा ठोस होता है और मुलायम होता है। तीसरा, ये विषैला होता है। इस प्रकृति क्या होती है? विषैली। चौथा, जल में एविले। कार्बन डाइसल्फाइड में विलय, और कास्टिक सोडा विलयन के साथ इसको गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बनाता है P4 + NaOH 3H2O। ये क्या बना देता है? इसमें फास्फीन PH3 + NaHPO2। और नंबर 7,
दीप्ति ज्वाला, यानी कि जो ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये प्रज्वलित जलने लगता है। और 8वीं है इसकी संरचना। तो संरचना में यह है चतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी। और 60 डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। तो ये 7-8 बातें श्वेत फास्फोरस के बारे में हैं। ध्यान से सुनिए। पहले बनाने की विधि, रॉक फास्फेट सिलिका और कार्बन के मिश्रण को विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं तो श्वेत फास्फोरस की प्राप्ति होती है। 2 अभिक्रियाएं हैं। पहले कैल्शियम फास्फेट और सिलिका से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, जो द्वितीय चरण में कार्बन से क्रिया करके फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें जल में एकत्रित कर लिया जाता है। नंबर 2 यह कोमल होता है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं और मोम जैसा मुलायम होता है। तीसरा यह विषैला होता है, जल में एविले, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय, श्वेत फास्फोरस से क्रिया करके कास्टिक सोडा के विलयन से क्रिया करके फास्फीन गैस, ये विषैली गैस होती है। और ये अंधेरे में चमकता है, वायु के संपर्क में आते ही ये प्रकाश उत्पन्न करते, जिसे हम दीप्ति ज्वाला ही बोल देते हैं। और संरचना ये इस प्रकार इसकी फास्फोरस में प्रत्येक 3 संयोजकता होती है। ये है श्वेत फास्फोरस। अब दूसरा है लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस को पहला है वही जो अंतर आ जाता है बनाने की विधि। इनमें 4 अंतर 2017 में आया था क्वेश्चन 2 नंबर का, श्वेत और लाल फास्फोरस में अंतर बनाने की विधि। तो लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही बनाया जाता है। श्वेत फास्फोरस को जब बंद रिटार्ड में गर्म निष्क्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। यहाँ मतलब क्या है, मतलब इस क्या है, लंबी श्रृंखला होती है। इसमें क्या है, ये तो केवल 1p4 के रूप में होता है, लेकिन लाल फास्फोरस क्या होता है, वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। लाल फास्फोरस ये लाल रंग का होता है, ये श्वेत थोड़ा पीलापन होता है इसके अंदर। तो बंद रिटार्ड में निष्क्रिय वातावरण में गर्म करेंगे तो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, वो क्या होता है, लाल फास्फोरस। नंबर 2 यह कठोर होता है। तीसरा विषहीन। चौथा जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में एविले, जल और जल में भी एविले, कार्बन डाइसल्फाइड में भी एविले। फास्फोरस NaOH से क्रिया करके कोई क्रिया नहीं करता है और यह दीप्ति ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। संरचना अभी आपको बना देते हैं। संरचना में क्या आ जाएगा इसमें, इस प्रकार ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। तो 4 अंतर इसमें याद कर लीजिए। हो सकता है 2021 में आपको पूछ लें। 4 खास बिंदु, एक तो याद कर लीजिए संरचना, केवल संरचना अंतर आ जाता है कई बारी। ये P4 के रूप में ये एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। दूसरा
कोमल, कठोर, विषैला, विषहीन। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडे से विषैली गैस फास्फोरस बनाता है, जबकि लाल फास्फोरस की क्रिया नहीं करता है। तो ये अंतर हो जाएगा। तीसरा है काला फास्फोरस। तो काला फास्फोरस भी दो रूपों में होता है। तीसरा है काला फास्फोरस। एक होता है ये भी काला, ये एल्फा काला फास्फोरस। एक होता है बीटा काला फास्फोरस। तो इनमें भी अंतर आ जाए एक नंबर का। तो ये जो एल्फा काला फास्फोरस है ये लाल फास्फोरस से बनता है। यानी कि लाल फास्फोरस को जब लाल फास्फोरस को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये एल्फा ब्लैक यानी काला फास्फोरस होता है। और श्वेत फास्फोरस इसको 370 के बीच में क्या बनेगा, बीटा, एल्फा बीटा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। दूसरा ये एल्फा फास्फोरस है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि बीटा का ऑक्सीकरण नहीं होता है। वैसे तो बहुत कम संभावना है, केवल श्वेत और लाल फास्फोरस के बारे में पूछा जाता है। फिर भी काला फास्फोरस के बारे में आ जाए तो इसके दो रूप है, एल्फा और बीटा। 2 पॉइंट याद कर लेंगे। नहीं, एल्फा लाल फास्फोरस से प्राप्त होता है और बीटा श्वेत फास्फोरस से। बनाने में ताप के अंदर अंतर होता है। दूसरा, एल्फा का ऑक्सीकरण नहीं होता है, जबकि बीटा का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड। आपको पहले बताया कि वर्ग 15 के तत्व 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन से? EX3 और EX5। तो वही बात यहाँ है। फास्फोरस के अंदर फास्फोरस 2 प्रकार के हैलाइड, एक बनता है PCl3, एक बनाता है PCl5। इसलिए एक नंबर का आता है, इसे बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लोराइड। एक दोनों की समीकरण बनाने की, ऐसे इनकी संरचना ही आती है बनाने की। इसे तो फास्फोरस और कम क्लोरीन की मात्रा में, जब कम क्लोरीन और फास्फोरस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और क्लोरीन की अधिकता में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, PCl5। खास बात इसमें क्या होती है, इनकी संरचना। संरचना में एक तो संकरण, इसमें sp3 संकरण होता है और इसमें संकरण sp3d होता है।
नंबर 1 बात। ज्यामिति, अब sp3 में क्या होना चाहिए, चतुष्फल के, लेकिन यह आकृति क्या होती है, पिरामिडी। क्यों, इसमें p पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आकृति क्या होती है, पिरामिडी। और इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी। कैसे, Cl, Cl और Cl, और ये इस प्रकार ये बोर्ड में आ जाती है, इसके संकरण और संरचना आ जाती है, संकरण ज्यामिति। तो इसमें ये खास अंतर है, sp3 संकरण, sp3d ज्यामिति पिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब क्या है कि ये संरचना क्या होती है, अस्थायी, यानी PCl5 को गर्म करने पर आसानी से ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ये पूछते हैं क्यों, क्योंकि गैसीय अवस्था में इसकी आकृति अस्थायी। कारण क्या है कि इसमें 2 प्रकार के बंध है, इन्हें बोलते हैं अक्षीय बंध, इन्हें बोलते हैं निरक्षीय बंध। यानी ये 2 बंध है 90 डिग्री के, और ये 3 बंध है 120 डिग्री के। तो इन बंधों की लंबाई में अंतर होता है, इस कारण ये अणु क्या होता है, अनियमित हो जाता है, और आसानी से PCl5 आसानी से PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। तो आ जाता है कि PCl5 का आसानी से विघटन क्यों हो जाता है, कारण बंधों के कारण। इसमें 5 बंध होते हैं, 5 में से 2 अक्षीय बंध, 3 होते हैं मध्य भूमध्य, या इनको बोलते हैं निरक्षीय बंध। इन बंधों की लंबाई में अंतर होने के कारण अणु अनियमित आकृति, अनियमित आ जाती है, और ये आसानी से वियोजित हो जाता है। हाँ, ठोस अवस्था में ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आयनों में परिवर्तित होकर स्थायी होता आ जाता है। कि ठोस अवस्था में PCl4 तो होता है धनावेशित, और PCl6 ये होता है ऋणावेशित। ये कब सही है कि ठोस अवस्था में, तो ये पूछ लेते हैं कि PCl5 ठोस अवस्था में किस संरचना में रहता है। तो याद रखिए, अगर सामान्य आ जाए गैसीय अवस्था तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, लेकिन ठोस अवस्था में यह है एक चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है, जो कि स्थायी होती है। उसके बाद दोनों के उपयोग दोनों के एक समान है, चाहे कोई आ जाए। उपयोग ये है, ये कार्बनिक यौगिकों जैसे एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनमें OH समूह के त्रिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, यानी उनके OH समूह को विस्थापित करके क्लोराइड में परिवर्तित कर देते हैं। उपयोग आ जाता है, उपयोग ये है ROH RCOOH, तो PCl3 क्या बनाता है, RCl प्लस H3PO3, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ भी 3। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ बनता है एसिटिल क्लोराइड,
इसी प्रकार फास्फोर पेंटा क्लोराइड भी ROH प्लस PCl5, इसको गर्म करेंगे तो RCl प्लस HCl प्लस POCl3। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो ये इसका उपयोग है। तो 1 नंबर का फास्फोरस के एलाइड में एक पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। पॉइंट कितने हो गए? एक तो हो गए, दोनों का सूत्र हो गया। नंबर 2, दोनों में संकरण। 3, ज्यामिति। 4, PCl5 का गैसीय अवस्था में सूत्र और ठोस अवस्था में सूत्र। 5, PCl5 का आसानी से वियोजित होना। और 6, इनके उपयोग। इन 6 पॉइंट में से एक पॉइंट को पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है लास्ट, फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल। तो फास्फोरस में तीसरा पॉइंट है। पहला था फास्फोरस के अपर रूप, दूसरा बताया हमने फास्फोरस के एलाइड, तीसरा है फास्फोरस के ऑक्सीअम्ल। ऑक्सीअम्ल जैसे नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीअम्ल, ऐसे ही फास्फोरस के भी 4-5 ऑक्सीअम्ल है। उनमें से एक ऑक्सीअम्ल का सूत्र, संरचना और फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिया जाता है। उसमें पहले लिखेंगे ऑक्सीअम्ल। ऑक्सीअम्ल या लिख देंगे सूत्र। उसके बाद में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक और संरचना। पहला है H3PO2। आइपो नाम है, आइपो फास्फोरस अम्ल। आइपो फास्फोरस अम्ल। बोर्ड में कई बार क्या होता है, ये नाम दे देते हैं कि आइपो फास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र दीजिए, इसमें फास्फोरस का ओन बताइए। इसलिए इसका सूत्र क्या होगा, नाम तो क्या होगा, आइपो फास्फोरस अम्ल। सूत्र क्या होगा, H3PO2। ऑक्सीकरण अंक 4 में 3 के 1, यहाँ क्या आ जाएगा +1, क्योंकि इसमें H का +3 होता है, O का -2 होता है, तो -2 होता है तो 2 4 में 3 के 1, यहाँ आ जाएगा इसका 1। और संरचना ये तो हर एक अम्ल में P के 1 O बंद बनते हैं और बाकी इसकी 5 बनानी संयोजकता, ये बन जाएंगे H और OH। यानी इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु फास्फोरस से जुड़े होते हैं। उसके बाद में फास्फोरिक अम्ल। H3PO3। तो 3 3 9, 9 में 3 गए, ये O का क्या हो जाता है 3 9 6, और 6 में 3 गए, यहाँ आ जाएगा इसका 3। और संरचना क्या बन जाएगी, P डबल बॉन्ड O H OH OH। तीसरा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल।
H3PO4 8 8 के 5 यहाँ जैसे प्लस सब में +5, इसमें ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O। अब तीनों ही OH आ जाएंगे। इसके बाद मुख्य तो ये 3 ही है, इनमें ऐसे 2-3 और दिए हुए हैं, लेकिन आपके बोर्ड में इन 3 में से ही एक अम्ल का संरचना या सूत्र आ जाता है। इन 3 में जरूर आएगा। वैसे एक 2 और ही है, H2PH4P2O6 HPO3 होल N। उनकी जरूरत नहीं है, किताब में संरचना दी हुई है। आप ये 3 इसके ऑक्सी अम्ल याद कर लेंगे, 3 में से एक की पूरी संभावना है। अब यही बात और ध्यान देना है कि इनकी क्षारकता, किसी भी अम्ल में जितने ये जो OH है वो क्या इस अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। तो ध्यान रखना, तो फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता इसमें 3 हो जाएगी, फास्फोरिक अम्ल भी 2 और इसकी 1। तो इसमें ये तीनों की संरचना है, ये संरचना हो गई, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये इसका सूत्र ये क्या हो गए, नाम। तो ये था हमारा नाइट्रोजन परिवार। कल शुरू करेंगे वर्ग 16। थैंक यू।